कारण गुरु के डिजिटल क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम क्लास 12th बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे कि पूरा चैप्टर की समरी हमारे साथ आ जाएगी, हम समझ सकते हैं। और निसंदेह रूप में ऑलमोस्ट हर एग्जामिनेशन में एक न एक क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर ही मिलता है, ऑलमोस्ट इसकी गारंटी है। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, छोटा सा वीडियो है और इसमें सारी बातें आपको क्लियर होंगी एक सिंगल डायग्राम की मदद से। ये डायग्राम हम लोगों ने लिया है किसका, एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई पड़ रहा है। और इस भ्रूण कोश के एक डायग्राम के सहायता से कितनी बात क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो रहे हैं ये देखने की कोशिश करें। एक तो संरचना को हम समझ सकते हैं, तो जो ये संरचना होती है, ये संरचना को हम क्या कहते हैं कि 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर। ये 7 सेल्ड 7 कोशिकाएं इसमें 7 होती हैं और 8 न्यूक्लियाई होती है। 8 न्यूक्लियाइटेड स्ट्रक्चर है, जो केंद्रक की संख्या है उसमें 8 होती है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आता है कि एम्ब्रियो सैक में, भ्रूण कोश में को 7 सेल्ड और 1 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं? वजह सामने है, स्पष्ट है, हम देख सकते हैं कि इस एम्ब्रियो सैक के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा जो माइक्रोपाइलर एंड यानी कि बीजांड द्वार के पास का हिस्सा होता है, यहाँ पर 2 संरचनाएं होती है। एक संरचना तो होती है इस सिनर्जिड की, जिसको कि सहायक कोशिका बोलते हैं। ये 2 होती हैं, ये हो गई 2। इन 2 सहायक कोशिकाओं के साथ साथ एक एग न्यूक्लियस अंड कोशिका होती है। तो कितनी कोशिकाएं हो गई? 3 कोशिकाएं हो गई। अब इन 3 कोशिकाओं की बात यहाँ हो गई, 2 1 3, ये 2 हो गई। इस पर मैं फिर से स्केच चला दे रहा हूं, 1 2। ये क्या है? दोनों सिनर्जिड हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं। और इन सहायक कोशिकाओं की खासियत क्या होती है? इनमें फिलीफॉर्म अपरेटस या तंतुमय उपकरण होता है। और ये उपकरण सहायता किसमें करता है कि जब इस माइक्रोपाइलर एंड से यहाँ एक दरवाजा है जहाँ से कि नर युग्मक प्रवेश करते हैं, तो उनको प्रवेश कराने में ये सहायता करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं। कौन? फिलीफॉर्म अपरेटस। तो अभी कोशिकाएं हम गिन रहे हैं, तो 2 ये हो गई, एक ये है एग न्यूक्लियस जिसको कि अंड कोशिका बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर केंद्रक 2 हैं, बस यही समझ लेना है। यहाँ पर 2 केंद्रक हैं, सेंट्रल न्यूक्लियाई कितनी है? तो 2 हैं। और ये दोनों सेंट्रल न्यूक्लियाई मिलकर एक सेंट्रल सेल, केंद्रीय कोशिका बनाती हैं। यही सबसे इसमें का डीप क्वेश्चन है और समझने लायक है कि यहाँ पर 2 केंद्रक होते हैं, लेकिन दोनों केंद्रक एक ही कोशिका में होते हैं जिसको कि सेंट्रल सेल बोलते हैं। और इससे एक सेंट्रल सेल में ये 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई उपस्थित होती हैं। क्लियर हो गया? ये सारा मसला यहीं पर है सामने। इन दोनों सेंट्रल न्यूक्लियाई को हम अलग अलग क्लियरली दिखा दे रहे हैं। ये 2 सेंट्रल न्यूक्लियाई हो गई, लेकिन सेल एक है, कोशिका एक है। तो 3 ये हो गई और 3 ये एंटीपोडल या हिंदी में इसको कहते हैं प्रतिव्यासांत कोशिकाएं, ये चैलेंजर एंड की तरफ स्थित होती हैं। ठीक है? तो एक क्वेश्चन का आंसर होगा कि 7 सेल और 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 3 तो क्लियर है, जो सेंट्रल सेल है और एक सेंट्रल सेल में केंद्रीय कोशिका में 2 केंद्रक होते हैं। 2 केंद्रक यहाँ पर उपस्थित हैं ये सेंटर में। तो ये प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। इसके साथ साथ इससे रिलेटेड 2 और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। वो 2 क्वेश्चन कौन है? प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको कहते हैं
द्विनिषेचन की प्रक्रिया। और द्विनिषेचन के साथ साथ एक और टर्म आता है त्रिसंलयन। ये भी इसी वीडियो में, इसी डायग्राम से हम सॉल्व कर लेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं द्विनिषेचन और त्रिसंलयन की प्रक्रिया कैसे होती है, उसमें क्या होता है। तो जब निषेचन की प्रक्रिया होगी, तो निषेचन की प्रक्रिया में हम जानते हैं कि नर और मादा युग्मक मिलेंगे, तो ये दोनों युग्मक मिलेंगे तो क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। ये सामान्य परिभाषा हम यही जानते हैं, यही होता है ना कि नर और मादा युग्मक मिले तो युग्मनज बन गया, प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो गया। लेकिन यहाँ कुछ विचित्रता है। क्या विचित्रता है, यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन होना है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया होनी है, द्विनिषेचन की प्रक्रिया। अब ये द्विनिषेचन की प्रक्रिया कैसे होगी, अब इसको समझे हम कि द्विनिषेचन कैसे हो रहा है। द्विनिषेचन, ये जल्दी से तेज वीडियो है जिसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, तो इसी के साथ साथ दूसरा टर्म है त्रिसंलयन। त्रिसंलयन, अब ये कैसे होता है, जिसको बोलते हैं हम ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन ये होता कैसा, बड़ा इंटरेस्टेड डायग्राम है, बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। द्विनिषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। तो निषेचन के लिए एक नर और एक मादा युग्मक की उपस्थिति अनिवार्य है। चलिए नर और मादा युग्मक को हम ले आए, तो ये नर और मादा युग्मक यहाँ एंटर करेंगे थ्रू द कौन सा, माइक्रोपाइलर एंड, बीजांड द्वार के द्वारा। ये दो नर युग्मक यहाँ पर आ गए, हमने मान लिया, इनको हम सिंपली ड्रा कर रहे हैं। ये क्या है, तो ये दो नर युग्मक हैं, नर युग्मक हैं। भाई सामान्य तौर पर एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक मिलते हैं तो एक बनज बनता है, लेकिन यहाँ पर दो नर युग्मक आ रहे हैं। अब ये दो नर युग्मक अगर प्रवेश कर गए, इसमें सपोर्ट कौन करेगा, ये फिलीफॉर्म अपरेटस करेगा, सिनर्जिट सपोर्ट करेगा, और इन दोनों को अंदर वेलकम कर लिया। दो मेल गैमेट्स आ गए। अब जो ही दोनों मेल गैमेट्स इसमें प्रवेश करते हैं तो होता क्या है कि ये सेंट्रल न्यूक्लियाई जो है दो, ये दोनों आपस में फ्यूज कर जाएंगी, इन दोनों का संलयन हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों का संलयन हो गया। अब संलयन होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों संलयित हो गई, मिल गई। अब इसका नाम एक का आ गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। नाम क्या हो गया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। सेकेंडरी न्यूक्लियस आप नोट करते चलिए, हिंदी में क्या कहेंगे, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक हो गया। अब इसका नाम बदल गया, किसका नाम, सेंट्रल न्यूक्लियस का, केंद्रीय न्यूक्लियस। सेंट्रल सेल भी अब नहीं कहेंगे, अब सीधे इसको कह देंगे हम द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब जब ही ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, ये नर युग्मक यहाँ आ जाएगा, ये नर युग्मक इनके साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। किसका जुड़ा हो जाएगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ मेल मिलाप किसका होगा, एक नर युग्मक का। नर युग्मक किसके साथ मिल गया, यहाँ पर इनके साथ। अब कितने केंद्रक मिले, एक, दो और ये तीन। तीन केंद्रक एक साथ मिल गए, और तीन केंद्रक मिलने से क्या हो गया, तो ट्रिपल फ्यूजन हो गया। और ये संरचना कैसी है, ट्रिप्लॉयड है, 3n वाली संरचना बन गई। और यही संरचना कही जाती है पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राथमिक एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस है, केंद्रक है। और यही संरचना जो है ये भ्रूणपोष का कार्य करती है। आगे चल के ये भोजन को संग्रहित करेगी और ये भोजन किसके काम आएगा? जो युग्मनज बनेगा, जो भ्रूण बने आगे चल के विकसित होगा तो उसके लिए भोजन की सुविधा होगी। किसके सहायता से? इस पेन की सहायता से। पेन की सहायता से भोजन मिलेगा। किसको भोजन मिलेगा? तो ये अब यहाँ बात आएगी जो भ्रूण बनेगा। ठीक है, तो त्रिसंलयन क्लियर हुआ। ये दोनों जो सेंट्रल न्यूक्लियाई थी, सेंट्रल न्यूक्लियाई फ्यूज होके बन जाती हैं क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियस। और सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ एक नर युग्मक संलयित हो जाता है। उससे क्या बनता है? ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर 3N संरचना बनती है। पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है। यही आगे चल के एंडोस्पर्म बनेगा। ये स्पर्म बनेगा, एंडोस्पर्म बन जाएगा। और ये एंडोस्पर्म क्या करेगा? भ्रूणपोष कहा जाएगा, इसको भ्रूणपोष भी कहते हैं। तो त्रिसंलयन की प्रक्रिया समाप्त हो गई। अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन भी इसके साथ खत्म हो जाएगा एकदम 2 मिनट में। अब दूसरा केंद्रक बच गया, दूसरा मेल गैमेट तो बचा है ना, एक तो इधर खत्म हो गया, दूसरा मेल गैमेट बचा है। अब दूसरा वाला इत्मीनान से क्या करेगा? इस एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करेगा। तो ये N और ये N दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या फिर बन जाएगा? यहाँ बनेगा 2N, यहाँ क्या बना था? 3N। तो ये 3N की संरचना बनी थी, ट्रिप्लॉइड संरचना बनी थी जहाँ की त्रिसंलयन की प्रक्रिया हुई थी। अब यहाँ इस एग न्यूक्लियस अंड कोशिका या अंडाणु भी कहते हैं, तो अंड कोशिका के साथ दूसरा वाला मेल गैमेट फ्यूज हुआ, उसका संलयन हुआ, उसका निषेचन किया। और इस निषेचन के पश्चात क्या बना? युग्मनज बना। युग्मनज बना या इसको वास्तविक भ्रूण कहेंगे। भ्रूण की संरचना बनी और यही आगे चलकर एक नए जीव, नए पौधे को जन्म देगा। कब? वो प्रक्रिया बहुत लंबी है। अब ये पूरी संरचना कहाँ स्थित होती है? तो सामान्यतः यह बीज में होती है। हम लोग आवृत बीजी पौधों की बात कर रहे हैं ना, तो आवृत बीजी पौधों में ये भ्रूण की संरचना कहाँ छिपी रहती है? तो बीज के अंदर होती है। तो ये बीज के अंदर रहेगा। अब बीज जब परिपक्व होगा और समुचित वातावरण में उसको उगाया जाएगा तो नए पौधे का जन्म होगा। उस समय की अवधि तक भोजन कहाँ से मिल रहा है? तो इस सामान्य तौर पर एंडोस्पर्म से मिलता है, भ्रूणपोष से मिलता है। इसी के आधार पर इंडोस्पर्मिक, नॉन इंडोस्पर्मिक सीड्स की हम बात करते हैं। तो पूरे चैप्टर का लब्बो-लुबाब समरी इस डायग्राम से होकर ही जाता है। तो बात क्लियर हुई। अब यहाँ पहला हो गया, त्रिसंलयन की प्रक्रिया हुई, एक दोबारा यहाँ पर फिर संलयन की प्रक्रिया हुई। तो 2 निषेचन हुए ना, एक निषेचन यहाँ हुआ, दूसरा यहाँ हुआ एग न्यूक्लियस के साथ, अंड कोशिका के साथ। तो ये प्रक्रिया कही जाती है क्या? डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन की प्रक्रिया हो गई। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कंफ्यूजन है। एक एक लाइन में इसके बारे में समझ लेते हैं। द्विनिषेचन किसको कहते हैं? जब भ्रूणकोश के अंदर 2 बार निषेचन की प्रक्रिया होती है तो उसको क्या कहेंगे? द्विनिषेचन कहेंगे। त्रिसंलयन की प्रक्रिया को क्या, कैसे परिभाषित करेंगे? तो त्रिसंलयन की वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि 3 केंद्रक आपस में संलयित होते हैं, तो उसको त्रिसंलयन की प्रक्रिया कहेंगे। ठीक है, तो
एक छोटे से वीडियो में आपने सारी चीज़ें समझ ली। एक भ्रूण कोश की संरचना को देख लिया, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को देख लिया, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर क्यों है, द्विसंलयन के द्विनिषेचन क्या है और त्रिसंलयन की प्रक्रिया क्या है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए, छोटा सा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।